हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो क्लाउड्स होते हैं उसके बारे में बात कर ली थी और आज के वीडियो में हम लोग रेनफॉल के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस बात को श्योर कर लीजिए कि आपने इस सीरीज़ में जो कम से कम पिछले 10 वीडियो हैं उन्हें अच्छे से देखा हो, क्योंकि ये सारे वीडियो एक साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, एक वीडियो में मैं पूरा टॉपिक दोबारा रिवाइज नहीं करवा सकता हूँ। तो अगर आपको पिछले जो वीडियोज़ हैं उनकी अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो ये टॉपिक्स आपको कम समझ में आएंगे। अच्छा, देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पे हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे एक आंसर राइटिंग कोर्स चला रहा हूँ और इस कोर्स की आपको सारी जानकारी एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें मिल जाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले नंबर पे ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, जो कि आपको जो इस समय स्क्रीन पे आपको दिखने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी जिससे आप पॉइंट वाइज पॉइंट रिवाइज कर सकें। तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें आपको ये सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, वर्षण के विविध रूप, हम लोग वर्षा या रेनफॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जो पर्सिपिटेशन होती है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है छोटा सा, तो लिखने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट में देखेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। तो देखिए, पहला होता है फुहार या ड्रिजल। तो जब वर्षा की बूंदें सूक्ष्म हो यानी कि माइक्रो हो, छोटी छोटी हो, सघन हो और समान आकार की हो यानी कि माइक्रो डेंस और इक्वल इन साइज, इस तरह की जब वर्षा की बूंदें होती है यानी कि सपोज रेनफॉल हो रहा है और जो इससे ड्रॉप्स गिर रही हैं यानी कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो माइक्रो हैं। डेंस का मतलब बहुत पास पास है, बूंदें बहुत पास पास हैं, छोटी छोटी हैं, पास पास हैं और एक समान आकार की हैं, लगभग इक्वल इन साइज हैं। तो इसे हम लोग ड्रिजल कहते हैं। ये किस तरह के बादलों से होती है? स्ट्रेटस क्लाउड से, मेघ कणों से मिलने और हिम कणों के द्रवीभूत होने से। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जो पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड होते हैं यानी कि क्लाउड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं और प्लस जो इसमें हिमकण होते हैं यानी कि देखिए स्नो पार्टिकल्स होते हैं। हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था जो क्लाउड्स के बारे में था उसमें देखा था कि स्नो पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोगों के क्लाउड होते हैं उसके अंदर। तो जब ये स्नो पार्टिकल्स जो हैं ऐसी परतों से, हवा की ऐसी परतों से निकलते हैं जो कि गर्म है, या कह लीजिए एटमॉस्फेयर की ऐसी लेयर से निकलते हैं जो कि गर्म है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो स्नो पार्टिकल्स है इनका लिक्विडिफिकेशन हो जाता है यानी जो हिमकण है वो द्रवीभूत हो जाते हैं और इससे जो है ड्रिजल या फुहार जैसी वर्षा होती है। फिर देखिए, दूसरा है जलवृष्टि या रेन। देखिए, जब ड्रिजल से यानी कि ड्रिजल या फुहार में जो होता है, हम लोग जानते भी, आम भाषा में कह भी देते हैं कभी कभी, ये फुहार है। तो देखिए, जो ड्रिजल होता है जब उससे बड़ी और कम सघन बूंदें यानी कि थोड़ी बड़ी बड़ी बूंदें होंगी, जितनी ड्रिजल में छोटी छोटी बूंदें होती हैं तो उससे बड़ी बड़ी बूंदें होंगी और कम सघन मतलब दूर दूर होंगी। तो इस तरह की बूंदें जब गिरती हैं और ये जब लिक्विड स्टेट में होती हैं यानी कि अगर देखिए ये जो है मान लीजिए बर्फ़ बन गई हैं, हिम बन गई हैं, यानी कि ये अगर स्नो में कन्वर्ट हो गई हैं, तो फिर इसको हम लोग जल वृष्टि नहीं कहेंगे, रेन नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए, रेन या जल वृष्टि इसे हम लोग तब कहेंगे। अच्छा, देखिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन। तो पर्सिपिटेशन का एक फॉर्म होता है रेन। तो देखिए, रेन इसे हम लोग तभी कहेंगे जबकि जो पानी आ रहा है ज़मीन पे वो तरलावस्था में हो यानी लिक्विड स्टेट में हो। अगर अब ये लिक्विड स्टेट में ना होकर स्नो में होगा तो इसे हम लोग रेन नहीं कह सकते। तो जो इसमें बूंदें होंगी वो बड़ी होंगी और जो ड्रिजल में पास पास बूंदें होती हैं उससे काफ़ी दूर दूर होंगी यानी डेंसिटी कम होगी। फिर आती है सहिम वृष्टि या जिसे कहते हैं स्लीट। तो देखिए, सहिम वृष्टि में क्या होता है, जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती हैं प्लस स्नो एक साथ ज़मीन पे आता है यानी कि जल की बूंदें और हिम एक साथ ज़मीन पे गिरता है। तो इसमें जो कह लीजिए कि ये हिम जैसा गिरता है, एक तरह से पारदर्शक हिम गोलियां हम लोग कह सकते हैं। छोटी छोटी ऐसे गोलियां टाइप की होती हैं जो कि पारदर्शक होती हैं। तो ट्रांसपेरेंट स्नो बॉल्स जो हैं वो ज़मीन पे आके गिरती हैं और इसे हम लोग स्लीट कहते हैं। अब देखिए, आता है हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि। तो ये जो है हम लोग जानते हैं क्रॉप वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। देखिए, क्या होता है, जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं या फिर कपासी वर्षाकारी मेघ होते हैं, तो इनमें जो हवा होती है वो बहुत पावरफुल होती है यानी कि जो कह लीजिए एयर की जो वेव्स होती हैं या जो वायु तरंगे होती हैं
बहुत पावरफुल होती हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो बारिश नहीं, यहाँ पे जो जल की बूंदें हैं, तो ये वाटर की जो ड्रॉप्स हैं ये इनको ऊपर पुश कर देते हैं। ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, इनकी वजह से जो कह लीजिए वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो इन बूंदों को ऊपर पुश करती है। तो जब ऊपर पुश करती है तो ये बूंदें क्या हैं, ऊपर जाके ठंडी होने लगती हैं। ठंडी होके क्या होगा कि ये जम जाएंगी, और जब कोई चीज़ जम जाएगी, उसका भार बढ़ने लगेगा, तो वो क्या होगा, वापस नीचे की तरफ गिरेगी। अब देखिए, गिरते समय क्या होता है कि रास्ते में जो ठंडी जल की बूंदें हैं, यानी कि जो कह लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे ड्रॉप्स हैं, बहुत कूल जो वाटर ड्रॉप्स हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर एक और लेयर जम जाएगी, जो कि कह लीजिए बर्फ़ की ही बनी होगी। तो इस तरह से इसके ऊपर दूसरी लेयर जम जाएगी, और ये चीज़ इनके साथ बार बार होती है। ये ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो इनके ऊपर लेयर वाइज लेयर जो है जमती रहती है, जिसमें से कह लीजिए एक लेयर जो है पारदर्शी होती है और दूसरी लेयर अपारदर्शी होती है। यानी कि एक बार इनके ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर, उसके बाद ऐसी लेयर जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस तरह से लेयर वाइज लेयर इनके ऊपर जमती जाती है, और यही जो है ओले में बदलते जाता है। यानी कि देखिए, मैंने लिखा भी है कि इनके ऊपर स्नो लेयर जम जाती है, और प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से ओला बन जाता है। अब देखिए आता है हिमवृष्टि या स्नोफॉल। देखिए, अब बात करते हैं हिमवृष्टि या स्नोफॉल की। तो देखिए, स्नोफॉल कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे देखिए क्लाउड्स जो हैं वो स्नो के बने होंगे। यानी कि जो कह लीजिए कि जो क्लाउड्स बने हैं, उनका जो पानी है वो जम गया है, वो स्नो बन चुका है। तो ऐसे क्लाउड्स जो स्नो से बने होंगे, यानी बर्फ़ से बने होंगे, वहाँ पे हिमवृष्टि होती है। अच्छा देखिए, अगर किसी एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरा है, और जो उसमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत भारी कह लीजिए कि हिमवृष्टि हो सकती है, या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो सकता है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा ही है, या 0 डिग्री सेल्सियस तक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में आर्द्रता ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए किसी एयर का टेम्परेचर, कोई हवा है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी एयर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो उसमें स्नोफ्लेक बन जाते हैं। अच्छा, ये स्नोफ्लेक कैसे बन जाते हैं, देखिए जो क्लाउड्स हैं उनमें क्रिस्टल्स हैं, और ये क्रिस्टल्स जो हैं, इनके ऊपर अभी जो पानी है, या फिर जो कह लीजिए वाटर है, उसकी एक ऐसी लेयर है जो अभी जमा नहीं है। यानी यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल के ऊपर कुछ ऐसी लेयर्स हैं, कुछ ऐसे कह लीजिए कुछ ऐसी लेयर है जो वाटर की बनी है, और वो अभी जो है जमा नहीं है वाटर। तो जब ये क्रिस्टल आपस में टकराते हैं, टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं है, और ये क्रिस्टल क्या कर रहे हैं, आपस में कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, स्नोफ्लेक बन जाते हैं। और जब ये स्नोफ्लेक बन जाते हैं और फिर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो ये स्नोफॉल के रूप में हमारी ज़मीन पे गिरने लगता है। अब देखिए, अगर हम लोग अलग अलग प्रोसेस की बात करें कि किस प्रोसेस से किस तरह से बारिश होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लेते हैं। हालांकि इसकी काफ़ी कुछ बात हम लोग पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। तो देखिए, पहला है कन्वेक्शनल पर्सिपिटेशन, जो कि ये है। तो कन्वेक्शनल पर्सिपिटेशन या संवाहनी वृष्टि क्या होता है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हवा गर्म हो गई, तो अब जब हवा गर्म हो गई है तो क्या होगा, असेंडिंग होगी। हम लोग जानते हैं एयर जब गर्म हो गई है तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि इसकी जो कह लीजिए आयतन है वो कम हो जाएगा, और एयर कैसी हो जाएगी, हल्की या हल्की हो जाएगी। तो गर्म एयर जो है वो हल्की हो जाएगी या लाइट वेट की हो जाएगी, और हल्की चीज़ क्या होता है, ऊपर जाती है, तो असेंडिंग होने लगेगी एयर में, या जो वायु राशि है वो ऊपर जाने लगेगी। अब हम लोग देखिए पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, जब हवा ऊपर जाती है तो इसका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से कह लीजिए इसमें ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से इसमें जो टेम्परेचर है उसमें कमी आती है, या तापमान में कमी आती है। तो देखिए, ये आपको ऐसे ही आंसर में लिखना होगा कि हवा जो है पहले गर्म हुई, गर्म होने से हल्की हो गई, यानी आयतन में कमी आ गई, ऊपर जाने लगी तो क्या हुआ, तापमान में शुष्क रुद्धोष्म तापह्रास दर से कमी आने लगी। तो जब शुष्क रुद्धोष्म तापह्रास दर से कमी आती है तो हम लोग जानते हैं कि यानी कि हवा का जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से कम होने लगता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे बात ये आती है, एयर ऊपर जा रही है और इसका तापमान कम हो रहा है, लेकिन अगर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ज़्यादा है तो क्या होगा,
देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियोस देखे होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो हवा है इसमें जो वेपर है यानी कि जो एयर है, ह्यूमिडिटी का मतलब ही है कि एयर के अंदर जो भाप है या वेपर है, जो जलवाष्प है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब ये कंडेंसेशन लेवल के ऊपर पहुंचेगी तो ये जो वेपर है उसका कंडेंसेशन होने लगेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हवा एक ऊंचाई तक पहुंच गई। जब एक ऊंचाई तक पहुंच गई तो हवा में क्या होगा, संघनन चालू हो जाएगा। और संघनन का मतलब है यानी एक जो ऊंचाई है जिसे हम लोग कंडेंसेशन लेवल कहेंगे, यानी जहाँ पे पहुँच के हवा में कंडेंसेशन या संघनन चालू हो जाता है। अच्छा, संघनन का मतलब क्या है, जो जलवाष्प है वो फिर से जल में बदल रही है, यानी कि जो वाटर वेपर है वो फिर से वाटर में चेंज हो रही है। तो एक लेवल पे पहुंची हवा, इसमें कंडेंसेशन हुआ जिससे कि जो वेपर है उसका कंडेंसेशन या कह लीजिए संघनन होने लगा जलवाष्प का। अब जब जलवाष्प का संघनन होता है तो देखिए क्या होता है, जब पानी से जलवाष्प बन रही थी तो कुछ ऊर्जा जो है वो कह लीजिए कि जलवाष्प के रूप में इस एयर में आ गई थी। क्योंकि देखिए जो ऊर्जा होती है ना वो खत्म होती है और ना बनाई जा सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब मान लीजिए पानी उबल रहा था या पानी गर्म हो रहा था और ये जलवाष्प में बदल रहा था, तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी या जलवाष्प की ये जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, जो हीट ऑफ जो कह लीजिए हीट थी वो कहाँ चली गई, एयर में। अब क्या हो रहा है, एयर फिर से हम लोग देख रहे हैं इसका कंडेंसेशन हो रहा है, यानी जलवाष्प का संघनन हो रहा है, जिससे जो ये जलवाष्प है फिर से पानी में बदल रही है। तो जलवाष्प के अंदर यहाँ पे एयर में जो कह लीजिए जलवाष्प के अंदर हीट जो जलवाष्प ने अपने पास संग्रहित कर रखी थी, बचा रखी थी, अब वो फिर से जो है मुक्त होने लगेगी इन्वायरमेंट में। यानी कि ये जो हीट एयर के अंदर थी अब ये फिर से बाहर आने लगेगी। अच्छा, जब एयर से हीट बाहर आने लगेगी तो इससे क्या होगा कि जो आप कह लीजिए कि एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसने जो अपने अंदर गर्मी बचा के रखी थी अब उसको ये खर्च कर रही है। तो हवा का जो तापमान है वो बढ़ने लगेगा। देखिए हवा का जब तापमान बढ़ेगा तो मतलब क्या है, हवा फिर से गर्म हो रही है। अब देखिए इससे होगा क्या, ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि इससे हवा का तापमान ऐसा नहीं है बढ़ जाएगा, लेकिन जो हवा के तापमान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ रही थी, अब वो कमी जो है, हवा के तापमान में आने वाली कमी जो है वो थोड़ी मध्यम पड़ जाएगी, वो कम पड़ जाएगी। यानी अब हवा धीरे धीरे ठंडी होगी। अब जब हवा धीरे धीरे ठंडी होगी इससे क्या होगा, अगर एयर गर्म है तो वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी हवा जो है और ऊपर की तरफ चली जाएगी। और ये ऊपर की तरफ क्यों जा पाई, क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन है या जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो मुक्त हुई, जिससे हवा को कुछ अतिरिक्त टेम्परेचर या तापमान मिल गया, गर्मी मिल गई, हीट मिल गई। और ये जो अतिरिक्त हीट है इसने क्या किया, जो ताप ह्रास दर हो रहा था या फिर जो टेम्परेचर लैप्स रेट था उसमें कमी ला दी, यानी हवा अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। इसकी वजह से हवा और ऊपर जा पाई, जिसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे और बारिश होगी। तो ये होती है संवहनी वर्षा। और इसको देखिए कहीं पर भी समर के मौसम में या गर्मियों के मौसम में देखा जा सकता है कि जो हवा होती है वो ऊपर उठती है इसी तरह से, और उसका शुष्क रुद्धोष्ण तापह्रास दर से या फिर कह लीजिए ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से उसका टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि ठंडी होती है। लेकिन अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज़्यादा होती है तो जो उसके अंदर कह लीजिए लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन या संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो मुक्त होने लगती है वाटर वेपर से, जिससे एयर फिर से थोड़ी सी वार्म हो जाती है और जो वार्म एयर है वो फिर ऊपर की तरफ जाके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है। देखिए दूसरी है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक पर्सिपिटेशन। देखिए क्या होता है कि जब आर्द्र वायु राशि के मार्ग में पर्वत आ जाता है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ मानसून वगैरह की जो रेनफॉल होता है वो इसी से होता है। तो जो एक ह्यूमिड एयर है, मान लीजिए समुद्र के ऊपर से एयर होके आ रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इसमें या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, बहुत ज़्यादा इसमें जलवाष्प वगैरह है, तो ये आई और पर्वत से टकराई। पर्वत क्या करेगा, इसको ट्रिगर करेगा। ट्रिगर किस तरह से करेगा, अब इसके रास्ते में हवा के आ गया है तो अब ये इसको पार तो कर नहीं सकती है, तो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, एयर जब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है, ह्यूमिड एयर है और ठंडी होगी, यानी कि एक ऐसी हवा है जिसमें जलवाष्प बहुत है। और अब ये क्या हो रही है, जब ऊपर की तरफ हवा जाएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी यानी कि कूल डाउन इफेक्ट इसमें दिखेगा। अच्छा देखिए, हवा जब ठंडी होती है तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि इस कह लीजिए कि हवा जो है संतृप्त होने लगती है, या फिर कह लीजिए कि एयर में जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब एयर में कंडेंसेशन या संघनन स्टार्ट हो जाता है तो इससे क्या होगा कि रेनफॉल हो जाएगा।
देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर जो एयर होती है, एक ऐसा तापमान होता है जिसके ऊपर वो संतृप्त हो जाती है, यानी कि जितनी उसमें ह्यूमिडिटी आ सकती थी उतनी ह्यूमिडिटी उसमें आ गई। अगर हवा का तापमान कम करें तो उसकी जो अपने अंदर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ये अभी अभी हम लोगों ने बात की। तो अगर हवा का तापमान कम हो रहा है तो उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। और जब पर्वत के ऊपर हवा चढ़ रही है तो उसका तापमान कम हो रहा है। तापमान कम हो रहा है तो इसके अंदर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है, लेकिन हवा के पास जो आर्द्रता है बहुत ज़्यादा है। तो जो अतिरिक्त आर्द्रता है या जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है उसका क्या होगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा और उसी से बारिश हो जाएगी। फिर देखिए, इसीलिए इसे रिलीफ प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, यानी कि ये उच्चावचन वर्षा भी कहते हैं। और जो उच्चावचन या रिलीफ है वो एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जो एक एयर जो है जिसमें ह्यूमिडिटी थी उसको ट्रिगर कर देता है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के लिए। अच्छा देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। मान लीजिए इस साइड तो पर्वत पे खूब बारिश हो गई, अब ये हवा जब नीचे उतर रही है तो दूसरी साइड कोई बारिश नहीं होगी, तो ये हो गया रेन शेडो एरिया। वर्षा की व्युत्क्रमणता क्या है, देखिए जो एयर ऊपर जा रही है तो ऊपर गई और बारिश की, तो एक जगह पे पहुंचने के बाद इसके अंदर जो कह लीजिए बारिश करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो इससे ऊपर जब जाती है ये, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, यानी कि फिर यहाँ से कोई भी बारिश नहीं होती है, कोई भी वर्षा नहीं होती है। अच्छा देखिए, संवहनी तरंगे क्या है, हम लोगों को पता ही है। ये कन्वेक्शन करंट जो है, जिसको अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में भी देखा कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन में, तो वो होती हैं संवहनी तरंगे या कन्वेक्शन करंट। तो जब कन्वेक्शन करंट मान लीजिए बनती हैं और वो पर्वत के सहारे सहारे ऊपर जाती हैं, तो ऐसे में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या कह लीजिए इजली हो जाता है। तो जो कन्वेक्शन करंट है उनको भी हेल्प करता है जो हमारा माउंटेन है रेनफॉल करने में। और जब चक्रवात या साइक्लोन के रास्ते में कोई पर्वत आ जाता है, या फिर कह लीजिए साइक्लोन के रास्ते में जब एक माउंटेन आ जाता है तो उससे भी रेनफॉल हो जाती है। तो ये हो गई आपकी पर्वतीय वृष्टि। फिर देखिए आता है चक्रवाती अथवा वाताग्रीय वृष्टि। तो इसे कहते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात बता दूँ, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे, जब अभी हम लोग साइक्लोन का आगे चल के चैप्टर डिस्कस करेंगे तो साइक्लोन में हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है, जो ये वाताग्री यानी फ्रंट की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में समझ लेते हैं, टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो कन्वर्जेंस जोन होता है, यानी कि कहीं पे ऐसी जगह, कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग हवाएं आके मिल रही हों। तो मान लीजिए हवाएं कुछ ऐसी हैं जिनका तापमान अलग अलग है, यानी कोई ठंडी है और कोई गर्म है। इनके अंदर जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो अलग अलग है, और इनकी जो डेंसिटी या जो घनत्व है वो भी अलग है, यानी तापमान, आर्द्रता और घनत्व इनके अंदर अलग अलग है। तो इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि अस्थायित्व आ जाता है। अब ये देखिए कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे लेकिन आगे के वीडियोस में। तो जब ये अस्थायित्व आ जाता है तो उससे कपासी मेघ या क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से रेन होती है। देखिए, बात करते हैं वृष्टि के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी ऐसे फैक्टर्स जो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि किसी जगह पे ज़्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी, यानी रेनफॉल ज़्यादा होगा या कम। ये फैक्टर्स जो रेनफॉल के कह लीजिए मात्रा को, रेनफॉल की क्वांटिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं, वो क्या है। देखिए, पहला है अक्षांश, यानी कि लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड हम लोग जानते थे कि अर्थ पे कुछ लैटीट्यूड ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो इसका देखिए क्या रीज़न है। कुछ क्षेत्र हमारी कुछ अर्थ पे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे एयर जो है उनका अपसरण होता है, या फिर कह लीजिए उनका कन्वर्जेंस होता है। सॉरी, जहाँ मैंने अपसरण बोल दिया, अभिसरण होता है, यानी कि जहाँ पे मेरा कहने का मतलब है एयर आके मिलती है, तो इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंस। कुछ ऐसे हमारी अर्थ पे प्लेस हैं जहाँ पे एयर कन्वर्ज होती है, यानी कि ऐसे प्लेस जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, या अलग अलग कोई भी विंड्स जहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। तो जहाँ पे एयर कन्वर्ज होती है वहाँ पे क्या होता है, असेंडिंग ऑफ एयर होता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो वायु राशियों का आरोहण होता है, या फिर कह लीजिए कि जो हवा है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा रेन होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे विषुवत रेखा। अच्छा, फिर देखिए इसी तरह से कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जो एयर है वो डाइवर्ज होती है, यानी कि जैसे कि हम लोगों का जिसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, या फिर कह लीजिए कि जो हम लोगों का टेम्परेट रीजन है, यानी कि जो हम लोगों की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है,
वहाँ पे हवाएं क्या हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे हवाएं एक दूसरे से दूर जाएंगी वहाँ पे कह लीजिए कि एक हाई प्रेशर का जोन बन जाता है, इसीलिए नाम भी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो वहाँ पे बारिश कम होगी, यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी रेनफॉल के ऊपर। जैसे कि हमने देखा कि जो विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है वहाँ पे कन्वर्जेंस होता है तो रेनफॉल ज़्यादा, और डाइवर्जेंस जहाँ पे होता है, जैसे हम लोगों ने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस की वजह से रेनफॉल बहुत कम। लेकिन इसका देखिए एक और इफेक्ट इसके ऊपर पर्वतों का भी पड़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, माउंटेन्स का ऐसे इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए कहीं पे कन्वर्जेंस होता है एयर का, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एयर के रास्ते में मान लीजिए कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, तो इससे क्या होगा, फिर वहाँ पे माउंटेन वगैरह ना होने की वजह से जो रेनफॉल है वो नहीं हो पाएगा। जबकि कहीं पे मान लीजिए अगर एक पर्वत है तो ये क्या करता है, एयर की हेल्प करता है। यानी कि मान लीजिए एयर इसके पास आई, टकराई, तो ये ऊपर एयर को असेंड करने में ट्रिगर कर देता है, यानी कि एयर को ऊपर जाने के लिए ट्रिगर कर देता है, जिससे रेनफॉल होता है। तो पर्वतों वगैरह का भी कह लीजिए प्रभाव रहता है। फिर दूसरा है कॉन्टिनेंट और ओशियन। जैसे कि देखिए महासागर में अधिक वर्षा होती है, यानी कि जो हम लोगों के ओशियंस हैं उनके ऊपर जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होता है। इसी के साथ जो ओशियंस के साइड के होंगे क्षेत्र, यानी जो कोस्टल रीजन होंगे, जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे, वहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा होगा। यानी कि जो ओशियन है वो भी हमारी रेनफॉल को प्रभावित कर रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग जानते हैं ओशियन में करंट्स भी होते हैं। कहीं पे गर्म करंट होते हैं, यानी कि वार्म करंट होते हैं कहीं पे, और कहीं पे कूल करंट होते हैं। तो जहाँ पे देखिए वार्म करंट होगा उसके ऊपर से जब एयर गुजरेगी, ये मान लीजिए एयर निकल रही है, तो ये एयर भी वार्म हो जाएगी। और जब हवा गर्म हो जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि हवा कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, हवा में कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि एयर का जो टेम्परेचर है या हवा की जो तापमान है वो कितना ज़्यादा है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एयर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब जब यहाँ से देखिए वार्म एयर जो है, जब यहाँ से यहाँ से जब एयर निकल रही है और यहाँ पे नीचे जो है वार्म करंट है, तो इसकी वजह से एयर भी वार्म हो रही है। तो अब एयर में आर्द्रता या फिर पर्सिपिटेशन जो है ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब किसी हवा में आर्द्रता या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इससे बारिश भी ज़्यादा होगी। और जो कूल एयर है, अब जाहिर सी बात है जो जो कूल करंट है उसके ऊपर से जो एयर निकलेगी, जाहिर सी बात है टम्परेचर कम होने की वजह से ह्यूमिडिटी भी इसे कम मिलेगी। तो इस एयर से मैक्सिमम जो होता है कोहरा वगैरह बनता है, फॉग बन जाता है, लेकिन इससे रेनफॉल नहीं हो पाता अगर कोई एयर कूल करंट से गुजर रही है। फिर देखिए आखिरी आता है पर्वतीय अवरोध। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो छाया दो तरह के रीजन हो जाते हैं। एक मान लीजिए ऐसा ये हमारा माउंटेन है, तो इससे आगे मान लीजिए एयर टकराई, ऊपर उठी, एसेंड हुई, और उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई। तो एक तरह का देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बारिश हो गई, यानी कि ये पूरा जो इलाका है इसको अच्छे से पर्सिपिटेशन मिल गया, अच्छे से रेनफॉल मिल गया। लेकिन जब ये देखिए एयर ऊपर पहुंची है तो अब इसमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता खत्म हो चुकी है। तो जो दूसरा वाला है, जब ये नीचे एयर उतरेगी तो ये वाला पूरा इलाका जो है यहाँ पे बारिश बहुत कम होगी। तो इस तरह से इसे हम लोग कहते हैं छाया प्रदेश, यानी कि एक शैडो रीजन। तो पहाड़ के एक तरफ ज़्यादा बारिश और दूसरी तरफ कम बारिश, तो ये जो दूसरी तरफ वाला है जहाँ कम बारिश है इसे शैडो रीजन कहते हैं। तो इस तरह से जैसे एंडीज है, आल्प्स है, तो पर्वत का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे हमारे यहाँ हिमालय की वजह से जो मानसून है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे यहाँ बारिश होती है। तो पर्वत या माउंटेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं रेनफॉल को।